शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है जो जीवन में अंधकार भरे रास्तों को भी रोशन कर देता है और शिक्षा ही हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति देती है। और ये शिक्षा देने वाले जो गुरु होते हैं उनका स्थान हमारे जीवन में सदैव सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे ऊपर होता है। और जब बात हम राजस्थान की धरती की करते हैं तो ये धरा समेटे हुए है शिक्षा और संस्कृति की कुछ ऐसी परंपराएं जो सदैव हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का, प्रदेश का मार्ग प्रकाशित करती है। और आज अलबेलो राजस्थान में मैं हूँ आपके साथ अनीशा सिंह और मैं हूँ आपके साथ प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आप सभी का अभिनंदन, स्वागत अलबेलो राजस्थान में। और शिक्षा की बात हुई है, अनीशा ने शिक्षा का जिक्र किया है, तो हम जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर हम राजस्थान में शिक्षा के स्तर को देखें तो ग्रामीण जगत में चलते हैं पहले। वो ग्रामीण जगत अनीशा जहाँ पर भले ही कम पढ़े लिखे हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं, लेकिन वो अपने हुनर के माध्यम से आज के शिक्षित लोगों को भी अपना हुनर सिखाने की दौड़ में आगे हैं। और दूसरी ओर अगर दूसरे पहलू की ओर देखें तो हमारा आज का आधुनिक राजस्थान शिक्षा के जगत में पूरे विश्व का सिरमौर बना हुआ है। यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसको अपनी शिक्षण सभी जानकारियों के साथ पूरे विश्व में फैला रहा है। तो आज इसी शिक्षा में किस तरह का आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, क्या बदलाव आया है और किस तरह से आज की शिक्षा नीति आज के विद्यार्थियों का मार्ग आलोकित कर रही है, इस बारे में बात करने के लिए, आज के आधुनिक राजस्थान में शिक्षा की अलख जगाने के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं उस बारे में बात करने के लिए हमारे बीच आज अलबेलो राजस्थान के इस मंच पर पधारे हैं हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय की ओर से कुलगुरु प्रोफेसर नंद किशोर पांडे साहब। बहुत आपका स्वागत अलबेलो राजस्थान में पांडे साहब। धन्यवाद जी प्रणय जी, अनीशा जी। आप आए हैं तो आज हमें लगता है कि जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी वो और आज का जो नई पद्धति है उस बारे में भी, और विशेष रूप से हिंदी के बारे में आपसे बहुत स्पष्ट रूप से बात होने वाली है। जी, बहुत अच्छा। जी सर, आपका बचपन ग्रामीण क्षेत्र में बीता, वहाँ से आपने सफ़र तय करा साहित्य की ओर। तो ये सफ़र आपने कैसे तय करा, कैसे आपने चुना कि आपको शिक्षा जगत में ही अपना जो करियर है वो बनाना है, और साहित्य विषय में आपकी रुचि कैसे बढ़ी? ग्रामीण क्षेत्र में 70 के दशक के शिक्षक बहुत ही समर्पित थे, आज भी हैं। लेकिन मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे जो शिक्षक मिले जी वे बहुत अच्छे थे, चाहे विज्ञान के हों चाहे साहित्य के हों। हमारे हिंदी शिक्षक ने कक्षा 7वीं 8वीं में वो पुस्तकें पढ़ने को दी जिसके विषय में हम बीए में सोच सकते हैं। अच्छा। जैसे लोकमान्य तिलक जी का गीता रहस्य हमारे हिंदी शिक्षक ने कहा कि इसको लो पढ़ो। हाँ। रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी जी, इसको पढ़ो। कामायनी को देखो, उसकी कहानियां बतलाई। तो इस तरह से साहित्य के प्रति एक रुझान हुआ। लेकिन कक्षा 11वीं 12वीं में बनारस आने के पश्चात मैंने विज्ञान विषय को चुना और साहित्य पढ़ता रहा। जी, यानी कि साहित्य में आपकी रुचि थी, लेकिन जब बात विषय चुनने की आई तो आपने विज्ञान को चुना। विज्ञान से लेकर और फिर साहित्य तक का ये सफ़र, एक बदलाव कैसे आया? आपने अपनी जो कॉलेज की शिक्षा है वो विज्ञान में आपने प्रारंभ की और उसके बाद पीएचडी आपने जो है वो साहित्य में की। अनीशा, घर का जो माहौल था जी, वो साहित्य और संस्कृति केंद्रित था। जी। संस्कृत के बड़े विद्वान मेरे ताऊजी थे और प्रतिदिन घर में संध्या समय 1 घंटे संस्कृत में ही बात होती थी। कोई बोले या न बोले, वे संस्कृत ही बोलते थे। संस्कृत के दर्शन शास्त्र के बड़े प्रोफेसर थे। मेरे बड़े भाई साहब ने हिंदी में पीएचडी किया था। तो चर्चा परिवार में साहित्य में भी विशेषकर संस्कृत की होती थी, दर्शन की होती थी, और उसमें विज्ञान की पढ़ाई। तो धीरे धीरे जो रुझान है वो साहित्य और संस्कृति की तरफ चलता चला गया। फिर मैंने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो हिंदी ऑनर्स लिया। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तब बहुत ही यशस्वी अध्यापक थे। उनकी अध्यापन शैली और बाद में मिलते जुलते लगा कि हिंदी में
करियर बनाना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा अच्छा। तो पांडे साहब, आपने कहा कि संस्कृत में बातचीत होती थी और ये एक तरह से अनिवार्य हो गया था कि संस्कृत में बातचीत की जाए। अब आप साहित्य में, हिंदी में काफ़ी कुछ आपने अध्ययन किया, काफ़ी कुछ उसका विस्तार आपने किया विद्यार्थियों के सामने। कहीं आपके मन में कचोटता है ये कि संस्कृत में आप बात नहीं कर पाते हैं हम? नहीं, मैं संस्कृत में बात कर पाता हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं बाकी विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ जो नहीं हाँ। कर रहे हैं। जी संस्कृत पढ़े बिना जी भारतीय साहित्य की पढ़ाई नहीं हो सकती। जी। जी। मैंने भारतीय साहित्य की चर्चा की, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम पढ़ रहे हूँ, या बंगला, उड़िया, असमी, गुजराती, मराठी या हिंदी, जिसकी संस्कृत अच्छी है जी। वो भारतीय साहित्य में भी अच्छा करेगा। बिल्कुल। जी। संस्कृत हमारी शिक्षा का आधार है। और आधुनिक भारतीय भाषाओं की बात करें तो अपभ्रंश का ज्ञान होना आवश्यक है। जी आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी है जी तो शौसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, जी जी जी। राजस्थानी है तो गुर्जर अपभ्रंश से विकसित हुई है, उसी तरह से पूरब की भाषाएं हैं जी। तो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, मराठी महाराष्ट्री अपभ्रंश से विकसित हुई है। जी। तो संस्कृत और अपभ्रंश के ज्ञान के बिना भारतीय भाषाओं में साहित्य की दृष्टि से पारंगत नहीं हुआ जा सकता। बहुत सही। भाषा और तकनीक की दृष्टि से तो पारंगत हो सकते हैं, जी जी जी। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में पैर जमाने के लिए हाँ। संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। बहुत सही जी। आपने बात कही, बहुत सही बात कही। बिल्कुल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आपने अपना छात्र जीवन बिताया, वहाँ पर आपके किस तरह से आपके करियर को एक नई दिशा मिली? आपने कैसे अपने आप को एक बदलता हुआ आपका स्वरूप आपने महसूस किया? मैं हिंदी का समर्थ शिक्षक प्रोफेसर भोला शंकर व्यास को मानता हूँ। अच्छा जी। हमारे लिए सौभाग्य का विषय ये है कि भोला शंकर व्यास ने जी। राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी और डीलिट किया था। तो जब मैं विभागाध्यक्ष था तो सोचता था कि ये हमारे ऐसे यशस्वी गुरु का विभाग है जिनसे पढ़ कर के हम लोग धन्यता की अनुभूति किए। बूंदी के रहने वाले थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जी जी। और अंग्रेजी, जी। इन भाषाओं पर उनका बहुत अच्छा अधिकार था, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। जब मैं बीए में था तो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर शिव प्रसाद सिंह जी, जी। विभागाध्यक्ष के, जिनके कई उपन्यास और कहानियां भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम का हिस्सा है। जी। मैंने शोध निर्देशक प्रोफेसर सुखदेव सिंह जी, कबीर और रैदास के, विशेषकर संत साहित्य के, भाषा विज्ञान के विश्रुत विद्वान थे। आज विदेशों में जो बड़े विद्वान हैं, जी। मध्यकाल पर काम कर रहे हैं, वे सब प्रोफेसर सुखदेव सिंह जी के विद्यार्थी हैं। ऐसे में लगा कि हिंदी की पढ़ाई जी। और यदि उसमें संस्कृत की मूलभूत जानकारी हो तो व्यक्ति को बहुत ही आगे बढ़ा सकती है, यशस्वी बना सकती है। जी बिल्कुल। और हम अपनी भाषा और संस्कृति के लिए भी अपने जीवन में कुछ जोड़ सकते हैं, जी। कुछ उसमें योगदान कर सकते हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित साहब, हम हिंदी की बात कर रहे हैं, आपने संस्कृत की बात की है, जिस तरह से हम संस्कृत में पहले बात किया करते थे। आज के संदर्भ में देखें तो हम हिंदी में बात करने में थोड़ा सा कतराते हैं। आज की जो भाषा बन गई है वो हिंदी की जगह इंग्लिश हो गई है। एक पंक्ति में भी हिंदी के अलावा अंग्रेजी के शब्द आ गए हैं। अब हम साल भर में सिर्फ 14 सितंबर जो आने वाला दिवस है उसको हिंदी दिवस के रूप में मना पाते हैं। बाकी हिंदी बोलने में वो जो स्पष्टता पहले थी वो उसमें कमी आ गई है। आपको क्या लगता है आज की जो पीढ़ी है, क्या वो स्पष्ट हिंदी बोल पाएगी या बहुत क्लिष्ट हिंदी पे जा पाएगी? क्लिष्ट का तो पक्षधर में भी नहीं हूँ। जी जी। प्रणय जी, जो हिंदी है उसमें 5 प्रकार की शब्दावली है। तत्सम, तद्भव, देशज, जी। विदेशज, जी। अर्ध तत्सम भी है और लोक से आई हुई शब्दावली है जिसको हम देशज कहते हैं। जी जी जी। तो विदेशज शब्दावली को हिंदी ने स्वतः स्वीकार किया है। जो इंग्लिश है वो ये है कि जिसके लिए हिंदी में शब्द उपलब्ध है जी। उसके लिए भी हम जबरदस्ती अंग्रेजी शब्दों का विशेषकर से हम प्रयोग करते हैं। यह इंग्लिश बनाना है। वरना, जैसे वरना शब्द का हमने प्रयोग किया, जी जी जी। या हमारे सामने टेबल है, ग्लास है, हमने शर्ट और कोट पहन रखा है, जी जी जी। इसके लिए हम हिंदी शब्द सोचते भी नहीं है, चुनते भी नहीं है, जी। कोशिश भी नहीं करते हैं। क्योंकि हिंदी बनी है
उसमें विदेशी शब्दों का बहुत योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संस्कृत की शब्दावली है और तद्भव शब्दावली है। वस्तुतः जो हिंदी है उसकी प्रकृति तद्भवीकरण की है। जी हम मुख नहीं कहते हैं, मुंह कहते हैं। जी अक्ष नहीं कहते हैं, आंख कहते हैं। बिल्कुल। हस्त नहीं कहते हैं, हाथ कहते हैं। जी जी तो जहाँ तक तद्भव है वह तो हिंदी है, लेकिन विदेशी शब्दों का जबरदस्ती ही नहीं, ठूस ठूस करके प्रयोग करना, जी जी यह हिंदी को इंग्लिश बनाना है। जी, जी। इससे बचना चाहिए। जी जी। सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। पांडे जी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक आपकी शिक्षण यात्रा रही, तो अलग अलग संस्कृतियों को पढ़ाने का आपका अनुभव कैसा रहा? यह अनुभव बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है। मैंने अपने अकादमिक कैरियर की शुरुआत राजस्थान से की थी, झालावाड़ से। अच्छा। फिर कोटा था। अरुणाचल विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग खुला तो मैं स्वतः की प्रेरणा से वहाँ गया। यहाँ की नौकरी को, ठीक ठीक जमी जमाई नौकरी को जी छोड़ करके राज्य सरकार की नौकरी को गया। जी जी। वहाँ जाने के बाद चुनौतियाँ बहुत थी, लेकिन मैं स्वतः प्रेरित होकर आया था। तो मैंने सोचा कि यहाँ के विद्यार्थियों के बीच काम करूँगा, यहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाऊँगा, और उसमें मुझे बहुत सफलता मिली। आज मुझे गर्व है कि जिस विद्यार्थी को मैंने एमए में पढ़ाया, जिसको मैंने पीएचडी करवाया, जी वह विद्यार्थी आज राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ईटानगर में, जहाँ मैं था, जी 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 उसी विभाग में और उसी संकाय का डीन है। अच्छा। विभागाध्यक्ष रह चुका है जी। प्रोफेसर ओकेन लेगो। मैंने 9 विद्यार्थियों को पीएचडी कराया। 2 केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, और 7 विद्यार्थी अरुणाचल में, एक असम में, गवर्नमेंट कॉलेज में जी जी। जी। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अच्छा और जिनको एमए में पढ़ाया वे सभी विद्यार्थी यानी कहीं ना कहीं प्रशिक्षक हैं। जी और अरुणाचल प्रदेश में 24-25 गवर्नमेंट कॉलेज है। जी जी। कोई भी ऐसा राजकीय महाविद्यालय नहीं है जहां मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी हिंदी का प्राध्यापक न हो। तो यह जो खुशी है जी जी वो बड़ी खुशी है कि मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी पूरे अरुणाचल प्रदेश में हिंदी का शिक्षण जी उच्च स्तर पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि जो उनके विद्यार्थी हैं, उनके पढ़ाए हुए छात्र हैं, वो अपने जीवन में सक्सेसफुल हों, आगे बढ़ें। हाँ बिल्कुल। निशा, ये बहुत अच्छा कहा। जी शिक्षक के जीवन की बड़ी सफलता यह है कि जब वह अपने शिष्य से पराजित हो। बिल्कुल। शिष्य से पराजित होना शास्त्रार्थ में भी लोग अच्छा मानते थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। और शिष्य को ऊंचे पदों पर देखकर प्रणय जी तो स्वाभाविक रूप से गर्व की अनुभूति होती जी है। जी बिल्कुल। जी। पांडे साहब, एक वो समय था जब 1893 का समय था जब स्वामी विवेकानंद पहली बार अमेरिका की धरती पर जाकर उन्होंने भाषण दिया था, और वो आज तक उस प्रतिष्ठा को बनाए हुए हैं। हम इतिहास में पढ़ते भी हैं और जानकारों के मुख से सुनते भी हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी जब भी किसी देश में जाते हैं, हिंदी भाषा में ही उनका भाषण सुनने को मिलता है, और ये बहुत बड़ी प्रेरणा है हर देशवासी के लिए कि हम हिंदी को प्राथमिकता दें। आपने भी वैश्विक स्तर पर हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयास किया है। क्या आप मानते हैं कि हिंदी भाषा जो है वो विश्व स्तर की भाषा बन पाएगी? आपने शुरुआत बहुत अच्छी की। जी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जी। और उसके पहले भी महात्मा गांधी जी, जी बीच में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी, जी जी जी। इनमें 3 को स्मरण करूंगा। गांधी जी, मुंशी जी जी और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने, जी इन तीनों ने हिंदी को बड़ा गौरव दिया। कभी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जी 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 बिल्कुल। हिंदी में व्याख्यान दिया था जी और विश्व स्तर पर उसकी चर्चा हुई थी। बिल्कुल हुई। आज अनेक बार प्रधानमंत्री जी ने हिंदी में व्याख्यान दिया। बिल्कुल। जी अटल जी निरंतर संसद में हिंदी में बोलते रहे, जी 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 विदेशों में हिंदी में बोलते रहे। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प के साथ कि मैं हिंदी में ही बोलूंगा, जी सारी दुनिया में हिंदी में बोले। इससे
विश्व स्तर पर हिंदी का गौरव बढ़ा है। बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल। भारत में हिंदी बोलने में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में, बैठकों में, सरकारी बैठकों में, जिन्हें हिंसा बोध लगता था कि हम अंग्रेजी में ही बोलेंगे तो प्रतिष्ठा होगी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल उनका हिंसा बोध समाप्त हुआ है। जी। और विश्व स्तर पर जिस तरह से पिछले 11 वर्षों में हिंदी का परचम, हिंदी की पताका जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैलाई है, वो आज़ादी के कोई 78-79 वर्षों के इतिहास में देखने को नहीं मिला। बिल्कुल सही, जी, बिल्कुल सही। ऐसी प्रतिष्ठा वैश्विक स्तर पर हिंदी की, क्योंकि देश का प्रधान हिंदी बोल रहा है, हाँ बिल्कुल। वही, वैश्विक स्तर पर बोल रहा है, जी। बिल्कुल बिल्कुल, सारे महाद्वीपों में जाकर के बोल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से इसका संदेश आमजन के बीच जाता ही जाता है। जी 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 बिल्कुल। पांडे जी, आपने डीन, रिसर्च डायरेक्टर और विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, तो ये एक तरह से शिक्षण से थोड़ा सा अलग काम है, अकादमिक काम से थोड़ा सा हटके ये प्रशासनिक काम भी है, जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो इनमें आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, विभागाध्यक्ष का पद तो विभाग में जी वरिष्ठता से आता है कि जो उस विभाग में वरिष्ठ होगा जी उसकी बारी आती है। जी चूंकि मैं अरुणाचल विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग, तब उसका नाम अरुणाचल विश्वविद्यालय था, जी जी जी, अब राजीव गांधी हाँ विश्वविद्यालय, जी, जी प्रारंभिक शिक्षकों में था। तो मुझे 2 वर्ष बाद ही हिंदी विभागाध्यक्ष का अवसर मिला। फिर मैं वहाँ प्रोफेसर हो गया। जी जी जी, प्रोफेसर हो गया तो जाहिर है कि दोबारा मुझे विभागाध्यक्ष होने का अवसर मिला। राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं प्रोफेसर से प्रोफेसर आया, यानी प्रोफेसर था, यहाँ प्रोफेसर के रूप में आया। जी तो थोड़े दिनों बाद ही पुनः मुझे विभागाध्यक्ष का दायित्व यहाँ पर प्राप्त हुआ। जी 2014 के अंत में या 15 के प्रारंभ में तत्कालीन कुलपति ने यह महसूस किया जी कि एक शोध का निदेशक विश्वविद्यालय स्तर पर होना चाहिए। जी धन्यवाद उनको है जी जी, कि विश्वविद्यालय के तमाम प्रोफेसरों के बीच हिंदी के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष को जी जी उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के शोध निदेशक के रूप में चयनित किया। जी और उस समय 6600 के आसपास शोधार्थी थे, तब विश्वविद्यालय का विभाजन नहीं हुआ था। जी तो एक बड़ी जिम्मेवारी थी। कई विश्वविद्यालयों में इतने कुल विद्यार्थी नहीं होते हैं, जी जी और उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय में लगभग 6500 जी, शोध छात्र थे। अच्छा जी। अच्छा, सभी विभागों में बड़ी अच्छी संख्या थी। ऐसे भी राजस्थान विश्वविद्यालय भारत का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जी अपने शोध के लिए भी जाना जाता है। तो बड़ी संख्या में शोधार्थी यहाँ पर आते हैं। जब यहाँ प्रवेश नहीं मिलता है, जी ऐसी स्थिति में ही वो दूसरे विश्वविद्यालयों का जी चयन करते हैं। जी जी, मैंने अपनी पूरी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार अनीशा जी इन दायित्वों को जी सफलतापूर्वक पूरा किया जी और मुझे बहुत संतोष है जी जी कि अपनी एकेडमिक्स के साथ, अकादमिक कार्यों के साथ इन प्रशासनिक दायित्वों का संवहन किया। जी जी, जी, जी। शोध की हम बात कर रहे हैं पांडे साहब, आपने संत साहित्य पर भी शोध किया है, लिखा है और हिंदी आलोचना को एक नई दिशा दी है। आपको लगता है कि आज का जो आधुनिक समय है उसमें संत साहित्य आसानी से अपने स्थायित्व पर रह पाएगा या कोई चुनौती का सामना करेगा? प्रणय जी, ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। जी जी बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। जी जी इधर विद्यार्थियों की रुचि भक्ति काल के पठन पाठन की तरफ कम हुई है, लेकिन भक्ति कविता केवल विश्वविद्यालयों के बल पर नहीं है। जी जी, विश्वविद्यालयों के समानांतर मठों में, मंदिरों में, आश्रमों में आम जनता के बीच एक व्यवस्था है। व्यवस्था के साथ उसकी स्वीकार्यता है। वे भक्ति कविता को गुनगुनाते हैं, स्टेशन पर, गांव में, शहरों में भी। जी भिखमंगे भी भक्ति कविता को गुनगुनाते हैं। बड़े पहुंचे हुए संत उस कविता को गाते हैं। मठों मंदिरों में, हमारे घरों में
सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ होता है। बिल्कुल जी, होता है बिल्कुल। जी। पूरे अरुणाचल से लेकर के हम्म, द्वारिका तक, हम्म, रामेश्वर से लेकर कश्मीर तक जी, अनेक मठ मंदिरों में पाठ होते हैं। गायन वादन की पद्धतियां विकसित हुई हैं। जी जी जी। योगी अपनी सारंगी के साथ हम्म, भक्ति कविता का गायन करते हैं। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। विश्वविद्यालयों में कम हुआ। हम्म, ये विश्वविद्यालय स्तर पर पुनः हम्म, हम्म, भक्ति कविता प्रतिष्ठित हो, इसके लिए केवल मैं नहीं, हमारे जैसे लोग प्रयासरत हैं। हम्म, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हिंदी का पहला शोध, हम्म, डिलीट का शोध प्रबंध, हम्म, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बाबू श्याम सुंदर दास के अधीन पूरा हुआ, हम्म, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने लिखा। जी। जी, हिंदी की पहली थीसिस हम्म, भक्ति कविता पर थी, अंग्रेजी में लिखी गई थी, अच्छा, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी हम्म, पोएट्री। जी, तो हिंदी शोध की शुरुआत, हिंदी शोध का प्रारंभ ही हम्म, भक्ति कविता से होता है। जी। जी, इसका मतलब यह है कि तब के विभागाध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास के मन में, हम्म, या शोधार्थी पीताम्बर दत्त मड़थवाल के मन में आया होगा हम्म, कि हिंदी साहित्य के कोई 1300 वर्षों के इतिहास में हम्म, भक्ति साहित्य पर शोध करना चाहिए। हम्म, ये शोध निर्देशक के भी मन में आया होगा, जी, शोधार्थी के भी मन में आया होगा। तब तो उन्होंने भक्ति कविता पर शोध जी। किया। जी जी। और बाद की परंपरा में हम्म, बड़े विद्वानों ने, आचार्य हजारी प्रसाद हम्म, द्विवेदी से लेकर हम्म, प्रोफेसर सुखदेव सिंह, नगेंद्रनाथ उपाध्याय, हम्म, रामेश्वर मिश्र, जी। तमाम जो आज जीवित विद्वान हैं, वे संत साहित्य पर, भक्ति साहित्य पर काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों को पुनः उस दिशा में प्रेरित करने की आवश्यकता है। जी। भक्ति कविता बची है, बची रहेगी। बहुत बढ़िया, जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। जी। पांडे साहब, आपने लगभग 51 भाषाओं में और बोलियों में द्विभाषी शब्दकोश तैयार किया, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे इस सफर की शुरुआत हुई? हाँ, ये मेरे खाते में जी जी, विशेष रूप से जुड़ा, जी जी जी, और शायद मैं अरुणाचल नहीं गया होता हाँ, तो सोच नहीं पाता। अच्छा। अरुणाचल जाने का यह एक लाभ है हम्म, कि मैं 2015 में हम्म, केंद्रीय हिंदी संस्थान का निदेशक बना। हम्म, वहाँ पर कभी हम्म, नागालैंड के एक भाषा की डिक्शनरी बनी थी, कोश अच्छा, बना अच्छा। था। अच्छा। मैं जब अरुणाचल गया हम्म, तो आज से 25 वर्ष पहले हम्म, वहाँ हिंदी ऐसी नहीं थी जैसी आज है। अच्छा, मीडिया का, हम्म, सोशल मीडिया के तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। हम्म, तब तो वहाँ मोबाइल था ही नहीं, जी जी जी, बिल्कुल। जी। इधर भी बिल्कुल। नहीं था, हाँ, जी, और वहाँ विलम्ब से मोबाइल पहुँचा। हम्म, मैं बार बार सोचता था कि विद्यार्थियों को जब असुविधा होती है हम्म, तो मुझे अंग्रेजी शब्दों से या दो चार वाक अंग्रेजी में बोलकर समझाना पड़ता है। जी जी जी। काश मेरे पास हम्म, अरुणाचल की किसी भी भाषा की हम्म, कोई डिक्शनरी होती, हम्म, कोई कोश होता, जी, तो यहाँ के विद्यार्थियों को इन्हीं के शब्दों में मैं समझा पाता। बिल्कुल, जी जी अब हम पटकुटी शब्द का प्रयोग करते हैं, जी जी जी। तो कुटी क्या है? हाँ तो कुटी को हम कुटिया कह रहे हैं। हाँ अब कुटिया कह रहे हैं तो कुटिया नहीं समझ में आया, तो हमने झोंपड़ी शब्द का प्रयोग जी जी जी, जी, कर दिया। जी। जी, उसी तरह से बोलचाल के शब्दों से जैसे भी विद्यार्थी समझ जाए समझ सके। तो उसको समझा रहे थे। लेकिन एक कोश होता हम्म, तो मैं उसको हाथ में रखता, जी उन हिंदी कविता के शब्दों को, आदि, निशी, आपातानी, गालो, जो तमाम जो वहाँ के लोकप्रिय जनजातियां हैं, उनके शब्द लिख करके लाता और उनको उनकी भाषा में समझाता। ये मुझे मलाल था। जब मुझे अवसर मिला जी, तो मैंने तय किया कि जनजातीय भाषाओं के लिए बड़ी संख्या में कोश बनाऊंगा, और ऐसा मैंने किया।
जी जी जी, जी। जी। ये कितनी सुखद अनुभूति आपके लिए भी रही है कि एक बिल्कुल। शब्दकोश का निर्माण आपने किया, जो एक इतना आसान नहीं है इसको करना। खोज है उसमें, और बिल्कुल प्रतिष्ठित खोज होनी चाहिए ताकि कोई उस पर प्रश्न चिन्ह ना लगा सके। कुछ देर पहले आपने कहा, जब हम संत साहित्य की बात कर रहे थे, जिस तरह से जो साधु हैं, जो फकीर हैं, वो लोग जो गा रहे हैं उसमें हमें संत साहित्य की झलक मिलती है। अनिशा, जब हम कभी कभी अपनी कॉलोनी में देखते हैं तो कुछ साधु आते हैं और अपने साज पे कुछ ना कुछ गाते हैं, वो भी संत साहित्य ही है। जी। उससे भी सुनने को बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। अब ये आपने जो रचना की है शब्दकोश की, इस रचना को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हम पुस्तकों की ओर चलते हैं। वहाँ भी आपने रचना की है, राज्यप की बात करें, दादू पंथ के शिखर संत जैसी अपने पुस्तकों की रचना की है। कौन सी पुस्तक सबसे ज्यादा आपके करीब है? अब तुलसीदास ने कहा, जी जी। निज कवित्व कहीं लागन नीका, जी सरस हो अथवा अति जी फीका। जी अपना किया हुआ किसे अच्छा नहीं लगता, वो जी। सरस हो या फीका हो। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। अब कौन सी पुस्तक अच्छी है, जी जी ये पाठक और समीक्षकों पर मैं छोड़ता हूँ। जी जी। जी मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। जी जी कोई खास याद जो आप हाँ। इनको लिखते वक्त आपके स्मरण में आ रही हो, जो आपने कोई खास क्षण आपको याद ये है? आपने ठीक कहा। जी। ये जो भक्ति साहित्य है, इसको गढ़ने में, रचने में मुस्लिम संतों की बड़ी भूमिका है। जी जी। और 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक, और उसके पीछे भी जाएंगे, तो कैसा समाज था। चारों ओर एक तरफ तो आक्रमणों की दुनिया थी, जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। और उस बीच में मुस्लिम संत राम राम कह रहे हैं, जी। श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं। तो राम और कृष्ण मुस्लिम संतों को प्रभावित कर रहे थे। कुछ निर्गुण राम का नाम लेते हैं, कुछ सगुण का लेते हैं। जैसे रसखान ने सगुण कृष्ण की उपासना की, ताज बीवी ने सगुण कृष्ण के लिए लिखा। जी। लिखते समय मैंने संत रज्जब पुस्तक लिखी, तो बार बार मेरे ध्यान में आता था दादू जी का चरित्र। जी 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 दादू दयाल जी जी। उन दिनों आमेर किले के सामने रहते थे, कुटिया में। अच्छा। अभी भी दादू मठ है छोटा सा, जहाँ आजकल कार पार्किंग होती है। जी। और रज्जब विवाह करने, शादी करने के लिए जा रहे थे। जी जी उनके पिताजी आमेर नरेश के यहाँ सिपाही थे। पठान का बेटा विवाह करने के लिए जा रहा है, उसके मन में आया कि दादू जी का दर्शन करेंगे। कैसे उसके मन में आया होगा, और उसने दादू जी का दर्शन किया। दादू जी ने कहा कि तुम किस काम के लिए आए हो, कहाँ जा रहे हो। उसका अर्थ लिया कि मुझे विवाह नहीं करना है। फिर अंत में दादू जी ने कहा कि जैसा देखा वैसा ही रहना। इसका अर्थ लिया कि दूल्हे के वेश में देखा, तो दादू जी चाहते हैं मेरे गुरु की दूल्हे के वेश में रहना। तो जीवन भर रज्जब जी दूल्हे के वेश में रहे। ये क्षण मुझे बार बार याद आता है जी कि गुरु की कैसी प्रेरणा रही होगी कि एक 22-23 साल के नौजवान को जो विवाह करने के लिए जा रहा है, जी जी उसे संतत्व के लिए प्रेरित कर दिया। और अनकहे एक व्यक्ति संत हो गया। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बहुत अच्छी चर्चा प्रणय जी चल रही है, बिल्कुल चल लेकिन रही है। बीच में हमारे दर्शकों को ज़रा ये बता दें कि आज अलबेलो राजस्थान में हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं दूरदर्शन के स्टूडियो में प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। आप हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं, और आज हम हिंदी के बारे में और उनके जीवन के अनुभव के बारे में बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से प्रणय जी, जो हमारे दर्शक हैं, उन्हें भी ये चर्चा काफ़ी लाभान्वित करेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसा कि अभी पांडे साहब ने कहा आपने कि अपनी किसी पुस्तक की तारीफ मैं कैसे करूं, सभी जी। पुस्तक मेरे ख्याल से पढ़ने वालों के लिए अच्छी होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे एक हलवाई मिठाई बनाता है तो वो ये नहीं कह सकता कि कौन सी मिठाई सही नहीं है, बिल्कुल। उसको सभी मिठाई सही लगेगी। और उस मिठाई की तारीफ जब कोई दूसरे व्यक्ति करे तो उस मिठाई पे लगी मेहनत बिल्कुल सार्थक हो जाती है। बिल्कुल। तो और इसी तरह से जब आप पर कोई किताब लिखे
नंद किशोर पांडे जीवन और सृजन जो हाँ। एक पुस्तक है, जी। ये आपके हिंदी में जो आपका योगदान है, साहित्य में जो आपका योगदान हाँ, है, इसको रेखांकित करता है। बिल्कुल। तो ये आपको कैसा महसूस करवाता है? इसे मैं बड़ी उपलब्धि के रूप में लेता हूँ। जी। जी। और अच्छी बात यह है हम्म, कि उस पुस्तक का संपादन हंसराज कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रमा जी ने किया। जी। अच्छा। अभी रैंकिंग में उस महाविद्यालय का स्थान 3रे नंबर पर आया है। जी जी। तो रमा जी को लगा हम्म, कि नंदकिशोर जी आपके ऊपर एक पुस्तक आनी चाहिए, और उसमें 35 लेख हैं, देश भर के विद्वानों ने लिखा। जी। 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 कुछ मेरे विद्यार्थियों के और मेरे सहकर्मियों के संस्मरण भी हैं। मेरे ऊपर देश भर में जो विद्यार्थी पीएचडी कर रहे हैं, जी जी। 7 विद्यार्थी जी। पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 3 को उपाधि मिल चुकी है, 4 अभी कर रहे हैं। जी। जी। तो उनको इस पुस्तक से बहुत मदद मिली, जी। क्योंकि उनको कोट करने के लिए सामग्री प्राप्त हो गई। जी। 30 जनवरी को मेरे सेवानिवृत्ति के अवसर पर एक पुस्तक और आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय ने संपादित की है। अच्छा। जी। जी। वो पुस्तक इस पुस्तक से भी बड़ी है, 407 पृष्ठों की है। अच्छा। और उसमें देश भर के 46 विद्वानों ने अपने अपने मंतव्य लिखे हैं। मेरी पुस्तकों के ऊपर लिखा है। जी। 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 और मैंने जो अलग अलग संस्थाओं में काम किया उसका उल्लेख किया है। तो निश्चित रूप से अनीशा, जी। इससे बड़ी सुख की अनुभूति क्या हो सकती है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। कि एक व्यक्ति के सेवानिवृत्ति के पहले, जहाँ 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति हो, तो उसके ऊपर 2 पुस्तकें और बड़े विद्वानों के द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हो जाए, जी। तो निश्चित ही हर्ष और गर्व का विषय है। बिल्कुल, ये हर्ष और गर्व का विषय भी है, क्योंकि आपके निर्देशन में कई विद्यार्थियों ने शोध अपने कार्य पूरा किया है, और उसके बाद आपके लिखी हुई, आपके लेखन पर भी शोध कार्य हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको स्वयं के बारे में वो सब पढ़ने को मिला होगा जो आप स्वयं नहीं जानते हैं विद्यार्थियों के द्वारा। हाँ जी। जी। और कई लोग बहुत निर्मम भी होते हैं। जी। हाँ। आलोचना लिखते समय वैसा होना भी चाहिए। जी, स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए। जी। उन लोगों ने आईना भी दिखाया जी। अच्छा। कि इस दिशा में लिखते तो ज्यादा बेहतर हाँ। होता। जी। 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 जब विद्यार्थियों ने लिखा, अपने संस्मरण लिखे, हाँ। 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 तब भी ध्यान में आया जी। जी। कि मुझे और ऐसे पढ़ाना चाहिए था, और मैंने उसको ज्यों की त्यों रहने भी दिया, क्योंकि संपादक दूसरे थे। जी। 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 तो जैसा एक विद्यार्थी मेरे विषय में सोचता है, हाँ। 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 या जैसा एक प्रोफेसर मेरे विषय में सोचता है, जी। वैसा ही वो लिखता है, तो यह उसका अधिकार है। मेरे लिए तो प्रसन्नता ये है कि मेरे लिखे को पढ़ा और कलम उठा करके उसने 5-7 पृष्ठ जी। लिखा, जी। यह बड़ी बात है। हाँ, जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको यूं तो बहुत सारे सम्मान मिले हैं, कई जगहों पर आपको प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। ऐसा ही एक सम्मान है विश्व हिंदी सम्मान आपको मिला है। वो अनुभव आपके लिए कैसा था? मतलब कितना खास था वो पल आपके लिए? ये फिजी में 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, जी। 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 और विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रतिवर्ष कभी 12 कभी 14 विद्वानों को सम्मानित किया जाता है। जी। 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 उसकी चयन की प्रक्रिया बहुत कठिन है। शिक्षा मंत्रालय से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक जाकर के जी। वह सूची अंतिम रूप को प्राप्त करती है। जी। ऐसे में उसमें चयन होना तो बहुत बड़ी बात है। और यह विश्व हिंदी सम्मेलन भी वर्षों से हो रहा है। कई विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि राजस्थान से ऐसे सम्मेलनों में सम्मानित होने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। जी। 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 मुझे यह गौरव प्राप्त हुआ। इस सम्मान के बाद जो बड़ी खुशी आई कि माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ट्वीट करके
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो मैंने काम किया था, जी जी। उसकी उन्होंने प्रशंसा की। और वह जो काम था, फिर मैं सोचने लगा, उन तक पहुंचा। जो आज प्रशासनिक शब्दावली है, जी जो भारत भर के सरकारी कार्यालयों में काम आती है, जी। उस प्रशासनिक शब्दावली को, हालांकि वो पहले से बनी हुई थी, मैंने उसमें से 3000 शब्दों को निकाला और 3000 नए शब्दों को डाला। अच्छा। 16 में प्रकाशित हुई। जी। यानी वह एक परिवर्धित संस्करण और एक तरह से पुनर्निर्मित हुई। जी जी जी। उसमें कुछ वाक्यांश है, आप लोगों ने देखे होंगे, लगभग 500 के आसपास थे। उसमें 1500 वाक्यांश जोड़ा। भारत सरकार के कार्यालयों में जो पंजिका है, उस पर बहुत से वाक्यांश हिंदी अंग्रेजी में लिखे रहते हैं। जी। फिर मैंने वहाँ त्रैभाषी कोशों की शुरुआत की। जी। जैसे हिंदी अंग्रेजी में बनते थे, अब जैसे राजनीति विज्ञान का कोश है, हाँ जी। वो हिंदी बंगला में बना हुआ है, जी जी जी। या अंग्रेजी बंगला में बना है, तो अंग्रेजी हिंदी बंगला, जी। अंग्रेजी हिंदी असमिया। तो कम खर्च पर त्रैभाषी कोशों का निर्माण, जिनके लिए कोश बने हुए थे, जी उनके लिए पारिभाषिक कोशों की शुरुआत की। जी जी। जैसे आयुर्वेद का की शब्दावली का कोश भी है और परिभाषा कोश भी है। जी। तो ये जो कोश है, ये सरकारी तंत्र का हिस्सा है। जी। मैं आयोग का अध्यक्ष था, अतिरिक्त कार्यभार था, और मुझे ये मित्रों के सुझावों पर कुछ से स्वतः प्रेरित होकर के सूझा। छपता सरकारी प्रेस में है। जी। और ये जो तकनीक है, ये जो सोच है, उसके तहत उसके अनुरूप जो कोर्स बन पाए, ये तमाम मंत्रालयों में बहुत अच्छे लगे जी। और उसके कारण प्रशंसा मिली, जी जी। पुरस्कार भी मिला। जी जी जी। और बाद में एस जयशंकर जी जैसे मंत्री ने जी जी। ट्वीट किया, जी देश भर के अखबारों में जी छपा, जी। तो निश्चित रूप से आप जो पूछ रही हैं हाँ जी। जी। कि कैसे लगा, तो स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा जी। लगा। पांडे साहब, हम आप वास्तव में प्रशंसित कार्य कर रहे हैं और इसीलिए आपको आप सम्मानित भी हैं। अब हम ये शुरुआत में जैसे हमने सिक्के के दो पहलुओं की बात की थी, अभी भी हम उसी पहलू पे आते हैं, दो पहलू की बात करते हैं। एक पहलू है जहाँ पर कबीरदास जी का जिक्र होता है, दादू दयाल जी का, संत साहित्य पर चर्चा हम कर रहे हैं। दूसरा पहलू है आज का आधुनिक समय, आज का आधुनिक राजस्थान या आज का आधुनिक देश या आधुनिक विश्व। कहीं पर समानांतर है या दोनों की समानता में अब कोई चुनौती आ गई है? दोनों अलग अलग विषय है। संतों की तुलना अलग विषय है। जी। साहित्य में जो हम संत साहित्य पढ़ाते हैं, वो 17वीं शताब्दी तक के जो संत हैं, उनके साहित्य की चर्चा करते हैं। जी जी। उसके बाद की नहीं। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो आम जन बोलता है कि यह जो धरती है वो संतों की धरती है, वीरों की धरती है। इस पूरे देश को संतों ने बनाया है। जी। राजस्थान के संदर्भ में दादू दयाल जी, जी बिल्कुल, जमनाथ जी, लालदास जी, मीराबाई, जी। सहजोबाई, दयाबाई। बिल्कुल। हाँ। देश में पर्यावरण की प्रेरणा राजस्थान से गई, जी जी। सारी दुनिया में गई। जी। यशनाथ जी यहाँ पर हुए। राजस्थान का कण कण जैसे वीरों से भरा हुआ है, वैसे ही एक एक क्षेत्र संतों से भरा हुआ है। कोई 1000 वर्ष पहले पूरे राजस्थान में नाथ पंथ का व्यापक प्रभाव था, आज भी है। जी जी जी। फिर दादू पंथ का हमने प्रभाव देखा, निर्गुण संतों का देखा। फिर एक समय आया जब रामानंद जी के प्रभाव को राजस्थान ने देखा। राम भक्ति की परंपरा यहाँ विकसित हुई। फिर श्री कृष्ण भक्ति की परंपरा विकसित हुई। श्री कृष्ण भक्ति व्यापक रूप से राजस्थान में विस्तारित है। तो पूरा का पूरा राजस्थान जी
अपनी भक्ति की चेतना से चलता है। जी यदि राजस्थान में शांति है, सौहार्द है, जी जी भाईचारा है, अहिंसा है, सदाशयता है, जी करुणा है, दयालुता है, जैन धर्म का व्यापक प्रभाव, बिल्कुल मुनियों का बहुत प्रभाव है राजस्थान में। जी 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 शासन और सत्ता अपना काम करती है, चलती है, लेकिन जनता के भीतर जो अनुशासन है, प्रेरणा है, वो इन संतों भक्तों की देन है, जी जी इनसे आया बिल्कुल। है। समाज जो बधा हुआ है और जो समाज चल रहा है, जी वो केवल शासन के डंडे से नहीं चल रहा है, जी जी बिल्कुल। इनकी प्रेरणा से चल रहा है। और कहीं ना कहीं पूरा समाज किसी न किसी संत भक्त से जुड़ा हुआ है, उनसे सीखता है। जी जी तो प्रणय जी, इनके कारण भी समाज की निर्मित हुई है, जी तो इनका योगदान बहुत बड़ा है। जी, तब जी। भी था, हाँ अब भी है। आगे जी, भी जी। रहेगा। और आगे भी रहेगा, रहेगा। बिल्कुल। जी बिल्कुल सही कहा। आपने हिंदी के साथ साथ भोजपुरी और संस्कृत और कई सारी अन्य भारतीय भाषाओं में काम किया है, तो इन सभी भाषाओं का आपसी रिश्ता जो है वो हिंदी को किस तरीके से समृद्ध करता है? कई बार क्या होता है कि आदमी सोचता है, सुयोग मिल जाता है। एक कोश है, नॉर्थ ईस्ट में रहने के कारण जी जी अरुणाचल के लिए 8 कोश बनाया। आगे की बात कर रहा हूँ, मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का निदेशक था, तो उसका एक केंद्र जी। मेघालय में है। शिलोंग में भूमि पूजन का कार्यक्रम था, तब की MHRD मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी वहाँ आई। जी मेघालय के माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया था। हिंदी खासी अध्येता कोष का विमोचन कराया। अच्छा उन्होंने मंच से मांग की कि 2 भाषाएं हमारे प्रांत में और हैं, गारो और जयंतिया, अच्छा इनका भी कोष बनवा दीजिए। जी माननीय स्मृति जी ने मंच पर ही धीरे से पूछा, क्या खर्च आता है? मैंने बतलाया, घोषणा कर दीजिए। कितने दिन में बना देंगे? 6 महीने में। उन्होंने घोषणा कर दिया। फिर मेघालय से पत्र आया कि एक 5 भाषाओं की मुझे डिक्शनरी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, गारो, खासी, जयंतिया, मुझे भी बना दिया। फिर से स्मृति जी ने कहा कि नंदकिशोर जी ऐसे 100 कोष बनवाइए। अच्छा। मैंने खर्च बतलाया, तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट मिनिस्टर कह रही हैं, तो आप खर्चे की क्या बात कर रहे हैं? जी जी इसकी मांग है, जी देश को जरूरत है। 5 वर्षों में मैं 50 बना पाया, 50 प्रकाशित हुए, निकोबारी नहीं छप पाया, काम चल रहा है। हिंदी निकोबारी भी कोष शीघ्र प्रकाशित हो जाएगा। जी तो ये संयोग बना, और केंद्र सरकार ने कभी उसमें धन के लिए परेशान नहीं होने दिया। इस कारण से 50 कोष बने। जी अब आपने जो प्रश्न पूछा, भारतीय भाषाओं का एक आंतरिक संबंध है। जी 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 वो दक्षिण में तमिल से जुड़ता है विशेष रूप से, शेष भारत में संस्कृत से, जी कुछ जनजातीय भाषाएं हैं। जैसे एक कोश है, कोशों की सूची में आपने देखा होगा शिना, ये कश्मीर की भाषा है। जी जी शिना पर कोई कोश नहीं था। शिना बोलने वाले कहते हैं कि हम संस्कृत की पुत्री या पौत्री नहीं है, जी संस्कृत हमारी बहन है। जी जी यानी शिना भाषा जी संस्कृत के समानांतर की भाषा है। उसी तरह से बल्टी भाषा है। कुछ भाषाएं पड़ोसी देशों में बोलियों के रूप में बोली जाती हैं, जैसे शिंगफो भाषा है। शिंगफो बोलने वाले अरुणाचल में भी हैं, बर्मा में भी हैं। जी उस तरह से मोम्पा है, तवांग में बोलते हैं, बॉम्डिला में बोलते हैं, तिब्बत में तिब्बती है, लेकिन मोम्पा बोलने वाले भी हैं। जी जी तो ये जो कोश है, ये 2 देशों के सीमांत जी क्षेत्रों के संबंधों को जोड़ते हैं। और इन भाषाओं में जो साहित्य लिखा जा रहा है, जी जो लोक साहित्य लिखा गया, उनकी शब्दावली का एक बृहत संग्रह है। यह कोश जितना साहित्य के लिए उपयोगी है, उतना ही उन भाषाओं के लिए तो है ही। भारतीय भाषाओं की समृद्धि के लिए जरूरत है, और भारतीय भाषाओं का
जो एक व्यापक ताना बाना है, जिसके कारण जी भारतीय समाज जुड़ा हुआ है, साहित्य जुड़ा हुआ है, जी 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 संस्कृति जुड़ी हुई है, उसको समृद्ध करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। जी बहुत जी बढ़िया पांडे साहब, आपने अच्छी बात बताई और अनीशा ने बहुत बेहतर प्रश्न पूछा है। इसी प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए पांडे साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं। आपके निर्देशन में जो विद्यार्थी आज मीडिया की पढ़ाई कर रहा है, क्या इस पढ़ाई में वो हिंदी को स्थापित रख पाएगा? कहीं उस भाषा में कोई बदलाव हो जाएगा? क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी है, हम कई बार उस स्थायित्व को बना के रख नहीं पाते हैं। बिल्कुल कक्षा में तो अध्यापक जाते हैं, जी कुलगुरु के रूप में मैं चाहूँगा जी जी। जी कि हिंदी अपने स्वरूप में बनी रहे। जी हिंदी की जो पत्रकारिता है, उस साहित्यकारों ने उसको मजबूत आधार दिया था। हिंदी पत्रकारिता पर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को छोड़कर बात नहीं कर सकते। जी माखनलाल चतुर्वेदी के बिना हिंदी पत्रकारिता की बात पूरी नहीं हो। बिल्कुल सही। हाँ। बिल्कुल सही है। पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, कवि थे, पत्रकार थे। जी यानी स्वतंत्रता के पहले जो साहित्यकार है वह पत्रकार भी है। जी जी बिल्कुल। लोकमान्य तिलक पत्रकार है, यानी जो आजादी के बड़े नेता हैं। महात्मा गांधी जी पत्रकार हैं, जी 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 मालवीय जी पत्रकार हैं। जी तो पत्रकारिता परिनिष्ठित भाषा में जानी चाहिए। परिनिष्ठित का अर्थ है कोई क्लिष्ट ले ले तो अलग विषय है, जी 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 परिनिष्ठित की धारणा अलग है। तो मेरे विद्यार्थी जिस भाषा में पत्रकारिता करेंगे उस भाषा की सूचिता का ध्यान रखेंगे, जी उस भाषा के संस्कारों का ध्यान रखेंगे। जी वह भाषा कैसे प्रसारित हो, कैसे आम जन तक पहुंचे, कैसे उसकी स्वीकार्यता बढ़े, जी इसका ध्यान रखेंगे। जी ऐसी अपेक्षा तो है ही। वाह, जी वाह, जी क्या बात बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने बताई पांडे जी। अब आप नई शिक्षा नीति में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो ये किस तरीके से जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके जीवन को कैसे बदल रही है? और आपके इतने लंबे अनुभव में आप हमारे जो युवा दर्शक हैं, जो विद्यार्थी हैं, खास तौर से एक शिक्षक के रूप में उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जी ये प्रश्न आपने लिया वहाँ के संयोजक से, संयोजक के रूप में। राजस्थान विश्वविद्यालय ने जी जब समिति बनाई तो तत्कालीन कुलपति ने मुझे संयोजक बनाया। यह 5 लोगों की समिति थी। हम लोगों ने जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप को बनाकर विश्वविद्यालय को सौंपा जी और विश्वविद्यालय के सिंडिकेट में जब पास हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है। जी जी हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भी लागू है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जी भारतीय भाषाओं की समृद्धि और मजबूती पर जोर देती है। जी उनकी मातृभाषाओं की भी बात करती है। जी बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। और जी। जो पांडे साहब, मुझे लगता है कि आज का विद्यार्थी है वो इन बातों को सहेज कर आगे बढ़ेगा तो एक दिशा की ओर अग्रसर हो पाएगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज जितनी भी जानकारी पांडे साहब ने दी है वो आपके लिए बहुत हितकारी होगी अगर आप मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जी, और पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं भाषा से भी जुड़ा हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो अगर आप अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपनी भाषा के ज्ञान को सुधारें, और जितना ज़्यादा आपको भाषा का ज्ञान होगा उतने ही बेहतर शब्द आप चुन पाएंगे और उतने ही बेहतर तरीके से आप अपना जो एक मैसेज है वो लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो अनीशा, पांडे साहब से बात करने का मन तो बहुत है, लेकिन अब समय थोड़ा सा हमें आज्ञा नहीं दे रहा आगे बढ़ने की। जी। तो नंदकिशोर पांडे साहब, आप पधारे अलवेलो राजस्थान के इस मंच पर और जितना ज्ञान आपने आज की दर्शकों को और हमें दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे प्रसन्नता हुई जी जी कि आपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर के जी जी भाषा, साहित्य, संस्कृति, कोश, जी पत्रकारिता, जी इन तमाम विषयों से जुड़े हुए प्रश्नों को जी जी पूछा जी और मुझे अपनी बात को कहने का जी अवसर दिया। जी। आप दोनों को, प्रणय और अनीशा, जी। दोनों के प्रति बहुत बहुत आभार। जी, आपका भी बहुत बहुत आभार जी। और बहुत बहुत धन्यवाद।